हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सबका द संकल्प भारत शो में। तो आज हम लोग एक बड़ी ऐसे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो कि अभी पूरा एकदम हीटेड डिबेट उस पर पूरी दुनिया में चल रही है। वो है इजराइल और हमास की कॉन्फ्लिक्ट और इंडिया पे उसका जो असर होने वाला है। तो आज हमारे साथ गेस्ट हैं हमारी उज्ज्वला मैम, जो कि हमारी सोशल स्टडीज़ की टीचर है संकल्प भारत फाउंडेशन पे। तो वेलकम उज्ज्वला मैम। थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे से इंट्रोडक्शन के लिए। और मतलब हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि आज का जो हमने टॉपिक चूज करा है कि दिस इज समथिंग दैट डज नॉट कंसर्न अस। हमें लगता है कि एक तरीके से एक आइसोलेशन में कोई चीज़ हो रही है कि दूसरे के घर में कुछ चल रहा है, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। बट एक्चुअली हमारा वर्ल्ड एक इतना ग्लोबल वर्ल्ड, एक ग्लोबल विलेज बन चुका है कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड द कॉर्नर और एनीवेयर इन द वर्ल्ड उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलता है। तो इंडिया पर भी डेफिनेटली उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को मिलेंगे ही। और आज हम उसी चीज़ को बेसिकली हम उस चीज़ को कि हमारे घर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ का, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। टू मच नॉट टू मच, हाँ, वो हम होप कर रहे हैं। सो डेफिनेटली वो वाली चीज़ है। पर बाकी आज आई थिंक हम लोग पूरा हिस्टोरिकल सेगमेंट से जाकर प्रेजेंट डे तक क्या वो कॉन्फ्लिक्ट रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इट इज़ जस्ट समथिंग वेरी न्यू, बहुत पुरानी। और मैम बहुत लोग को लगता है कि इंडिया पाकिस्तान टाइप का कुछ केस है कि वो टेररिस्ट भेजते हैं, ये अटैक करते हैं। मुझे जो मैंने खुद से स्टडी की है, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। पर ऑब्वियसली इसीलिए हम लोग आपको लाएं कि हम लोग थोड़ा इसकी डेप्थ समझ सकें, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत प्रोपेगेंडा है कि क्या सच है क्या झूठ है। तो थोड़ा हम लोग को फैक्चुअल यहाँ पे बात करनी चाहिए और हम बिना हम कोई बायस नहीं लाएंगे अपना, हम ये अपनी ऑडियंस को अश्योर करते हैं। और हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि ये चीज़ें रिजोल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ सकती हैं, या हम पे क्या इसका क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे आसपास कोई वॉर ट्रिगर हो जाए इसके कारण। तो ये सब बात भी हम लोग करेंगे। जी मैम, तो आई थिंक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। सो मेरे हिसाब से सर आई थिंक इट वाज 63 BC जब हम ट्रेस बैक कर सकते हैं इस पूरे इंसिडेंट को, कि यहाँ पर जो इजराइल की जब हम बात करते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था। मतलब आप हम मैम एक्चुअली वो रोमन टाइम था जब रोमन एम्पायर एकदम एक्सपेंशन पे था। और उस टाइम ये हुआ था कि इफ़ माई डेट्स आर राइट कि जो एम्परर थे रोमन के, उन्होंने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली थी। तो जहाँ भी रोमन एम्पायर एक्सपैंड होता जा रहा था वहाँ क्रिश्चियनिटी को वो प्रमोट करते जा रहे थे, एंड इट यूज्ड टू बिकम द मेजर रिलीजन ऑफ दैट पोर्शन विच वाज कॉन्कर्ड बाय द रोमन्स। तो सेम जो इजराइल का अभी जो करंट फॉर्म ऑफ इजराइल और गाजा स्ट्रिप ये सब हैं, वो जिस एरिया में थे, तो उसको 63 BC जो आप डेट बोल रहे हैं उसमें उन्होंने कॉन्कर कर लिया और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट रिलीजन होगी। तो ये एक पोर्शन मुझे उसका याद है। तो सर आप कह रहे हो क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट, राइट, यस। पर फिर वही वाली बात आती है कि अभी अगर हम देख रहे हैं जो लड़ाई चल रही है वहां पर ज्यूज और बेसिकली जो ज्यू कम्युनिटी है उनके बीच में और अरब्स के बीच में लड़ाई चल रही है। तो क्रिश्चियनिटी मैम देखिए, ये क्योंकि 63 BC की बात है, हाँ जी, तो तब जीसस जी की भी बर्थ नहीं हुई थी, ना ही प्रॉफिट जी की भी बर्थ हुई थी। ओके, क्योंकि उनकी तो आई थिंक 7th सेंचुरी BC के अराउंड उनकी बर्थ हुई थी, राइट। ओके, तो वो चीज़ें बाद में आई, तो उनका रिलीजन ही है। बाद में आया। क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक सेक्ट थी, जैसे कि बुद्धिज़्म और सिखिज़्म कहीं ना कहीं हिंदुज़्म से निकले हुए हैं। हाँ जी, मतलब उनका ये था कि हमारा एक पाथ फॉलो, हमें अलग करना है आपसे, लेकिन है। उसका सोर्स एक है। ओके, तो ऐसे ही क्रिश्चियनिटी कहीं ना कहीं एक निकली है जूइज्म, जो जूइश रिलीजन है जुडाइज्म, उससे निकली है। उससे निकली है। जी, तो इसलिए ये सीन उस टाइम हुआ कि क्योंकि क्रिश्चियनिटी इन पार्ट्स आ गई थी और जीसस जी की बर्थ भले नहीं हुई थी, हाँ, क्योंकि हाँ। ऑब्वियसली इट वाज BC, तो मींस बिफोर क्राइस्ट, राइट। राइट, लेकिन वो एक कहीं ना कहीं उसका एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, जिसका फर्दर एक्सपेंशन जीसस जी के आने के बाद हुआ। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो बच्चों को आज पता चला होगा, क्योंकि जी, हमें जी, हमेशा जी। लगता है कि क्रिश्चियनिटी और ज्यूइश नहीं रिलीजन नहीं, तो काफी वो डिफरेंट। जी वो जीरो से नहीं है, राइट, इट वाज सम टाइम हाँ, बिफोर दैट। और हम लोग अगर देखें तो एक 9th क्लास का चैप्टर भी है नाजिज्म, उसके अंदर भी अच्छा, थोड़ा हाँ, बहुत ओके, लाइक यस, ट्रेसेस ऐसे बताते हैं ना कि वहां पर लाइक जो डोमिनेंट रिलीजन था वो एक क्रिश्चियनिटी का सेक्ट था और वो ज्यूइश लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे। हाँ, हाँ, तो हाँ। इट्स लाइक दैट। तो फिर मतलब हम काफी डिसएसोसिएट करते हैं आई दोनों थिंक चीजों नाजीज को। का थोड़ा ब्लड लाइन वाले भी इशू था उनको कि वो ये तो जूइश है, अलग हैं, ये चीज़ें हैं। हाँ, वो काफी ज्यादा तो उनको। परसेक्यूशन आई
थिंक ज्यूइश पीपल का हमेशा से रहा है कहीं ना कहीं उनके अलग होने के कारण. Yeah, they were also considered the killers of the Christ according to the Nazis. Okay, वो उनको ही okay, कंसिडर okay. करते थे और बहुत सारी चीजें यूसरर्स उनको मानते थे, ओके मनी लेंडर्स जो बहुत ज्यादा ओके, तो ये इंटरेस्ट सब पूरा सिलेबस में है, राइट? ये सब कुछ है. बाप रे बाप, ओके तो ओके. एक्चुअली वो मतलब ये सब स्टीरियोटाइप्स बनाते थे, जी जी जो जी, वो उनके कार्टून्स बनाते थे ना, राइट? बहुत ज्यादा कुछ कार्टून्स, कैरिकेचर्स टाइप से. राइट, ओके कार्टून्स के साथ में एक तरीके से एक वही मतलब वहां पर बहुत हेट थी ज्यूइश लोगों के खिलाफ, ओके ओके. एंड ऐसा कंसिडर करा आई थिंक जाता था उनको. एक कुछ वॉर भी हुई थी क्रूसेड्स नाम की. ओके तो उसमें क्या होता, एक टर्क्स थे जो टर्किश रीजन के, सेल्जुक टर्क्स. ओके उस टाइम क्या हो रहा था, जूइश लोग ऑब्वियसली सेटल डाउन हो रहे थे. अब क्रिश्चियनिटी मेजर रिलीजन बन ही चुका था रोमन कॉन्क्वेस्ट के बाद कुछ सौ साल पहले. तो 11th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी एडी, मैं डेट सही बोलो ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो 11th सेंचुरी एडी में क्रूसेड्स हुए थे क्योंकि क्रिश्चियंस थे वहाँ के, उनको बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन स्टार्ट हो गया था जो ये सेल्जुक टर्क्स के द्वारा, क्योंकि दे वर ट्राइंग टू एक्सपैंड द टेरिटरी. तो फिर जो यूरोप के क्रिश्चियन थे वो उनके लिए लड़ने आ गए कि भाई हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, आप बंद करो ये परसिक्यूशन और दिस हैज टू स्टॉप. तो वो क्रूसेड बहुत लंबे चले थे. मेरे ख्याल से, मुझे एस्टिमेट याद नहीं है, बट सम पीपल से इट लास्टेड अबाउट 100 years. इमेजिन अ वॉर लास्टिंग फॉर 100 years. तो कितने कैजुअलिटीज होंगे एग्जैक्टली अनकाउंटेबल. बहुत सारी उस टाइम एक डार्क एजेस का भी कहीं ना कहीं ओवरलैप था. तो यूरोप में इफेक्ट था. उनका क्या रिलीजन था? लाइक देयर वाज सम रिलीजियस वॉर और समथिंग? नो मैम, उस टाइम एक्सपेंशनिज्म अच्छा. उसका रीजन था, लेकिन वो मुस्लिम ही थे सब. जो ठीक है. टर्क्स थे उनका Okay. मतलब इस्लामी रिलीजन था. इस्लाम. लेकिन एट दैट टाइम मैं इस पे बात पे स्ट्रेस करूंगा, एट दैट टाइम इट वाज नॉट रिलीजियस. ओके उस टाइम जैसे पहले के They राजा just wanted करते to थे expand. कि भाई हमें आपकी जमीन चाहिए तो ये तो हम लेके रहेंगे, तो ये वाला केस मार था धाड़ उनके करके. साथ. जी. फिर आई थिंक मेरे ख्याल से एक और इन लोगों के सिलेबस में ऑटोमन एम्पायर के बारे में, राइट? तो वो क्या चीज़ थी? आई थिंक इसके बाद हुई थी वो. हाँ, तो सर एक्चुअली ऑटोमन एम्पायर वाज आल्सो एन इस्लामिक एम्पायर, और उसका अगर हम लोगों को पता है, लाइक क्लास 10th के अगर बच्चे देख रहे हैं इस टाइम पे इस शो को, तो ऑटोमन एम्पायर ने यूरोप का एक बाल्कन रीजन था उसको भी कंट्रोल करके रखा था. मेजरली टर्की के ऊपर उनका कंट्रोल था, और मतलब ऑटोमन एम्पायर का बाल्कन रीजन पे कंट्रोल था. ओके. और इजराइल पे भी 16th सेंचुरी से उनका कंट्रोल था. उस पूरे रीजन पे. हाँ, तो ये मेरे को एक्चुअली जोग्राफिकली अगर मैं याद करूँ तो ये बाल्कन रीजन मेडिटेरेनियन के पास है, राइट? राइट. तो ये मेडिटेरेनियन सी वही है, राइट, जहाँ पे हाँ. हमारा मॉनसून बनता है. ओके. तो दैट इज द पोर्शन, राइट? और एम आई रॉन्ग इन दैट? नहीं, यू आर राइट. और एक्चुअली ऑटोमन एम्पायर का फिर जो है हमें डिटीरियोरेशन देखने को मिलता है आफ्टर Okay. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक उनका जो है राइज था, ओके. एंड एक एक करके हर जगह से उनका डिसइंटीग्रेशन देखने को मिल रहा था. कंप्लीट टेरिटरी. राइट. ओके. तो आई थिंक क्योंकि हमने क्लास 10th में क्या पढ़ा है कि जो बाल्कन रीजन था वहां पे पहले ऑटोमन एम्पायर था, धीरे धीरे वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है, जिसकी वजह से बाल्कन रीजन में जो अलग अलग लोग रह रहे थे, जी. जैसे बोस्निया, हर्जेगोविना, ये हाँ, सारे हाँ, अलग अलग हाँ, वो आइडेंटिटीज, पूरा एथनिक पोर्शन था ये, आइडेंटिटीज राइट रह रही राइट थी. राइट. तो वो भी यूरोपियन अपनी आइडेंटिटी राइट सी है. वो अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करने लगते हैं. ओके. और साथ ही में जो बड़ी यूरोपियन पावर्स थी उस टाइम पे, ब्रिटेन हो गया, रशिया, ये सब फ्रांस लोग भी वगैरह. आ गए. हाँ, हाँ. और यूरोपियन भी और रशिया भी, ये हाँ. सारे लोग जो उस टाइम पे बड़ी पावर्स बन चुकी राइट थी, राइट. ये लोग अब अपनी मिलिटरी और नेवल माइट दिखाना चाहते थे कि हमारी मिलिटरी तुमसे ज्यादा हाँ पावरफुल है, हाँ, हमारी नेवी ये तो तुमसे उनका ज्यादा पुराना शौक पावरफुल है है. यार. हाँ. सो दे स्टार्टेड टू कैप्चर. उनका Okay. बेसिक गोल था इंपीरियलिज्म, राइट? ओके ओके सो दे वर ट्राइंग टू एक्सपैंड देयर टेरिटरीज, और वो फिर लोग बाल्कन रीजन को भी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं. ओके. आई थिंक इधर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे को याद आता है हाँ. जो कि मैं अपनी ऑडियंस से भी बोलना चाहूँगा. हम सबको पता है ब्रिटिश लोगों ने हम पे कितने लेट्स से क्रूएल्टी की और दुनिया भर के मैसेकर इंडियंस के किए. तो क्या आप लोग को पता है कि जो बच्चे हैं वहाँ पे भी मॉडर्न डे ब्रिटेन में, उनको ये पढ़ाया भी नहीं जाता है कि उन्होंने पुरानी हरकतें क्या की हम लोग के साथ. अक्रॉस जो उनका पूरा कॉलोनियल अम्पायर था उसकी पूरी हिस्ट्री बच्चों को वहाँ पे पढ़ाई नहीं जाती है. तो उनसे आप अगर वहाँ के बच्चों से पूछोगे, वो बहुत इनोसेंट एक्ट करेंगे, भाई हम तो बहुत मासूम है, हमें कुछ नहीं पता. लेकिन सच्चाई ये है कि क्योंकि उन्हें कुछ पढ़ाया नहीं गया है तो इसलिए उनको कुछ पता ही नहीं. सही बात है सर. सब अपनी जो हिस्ट्री बनाएंगे अब उसमें अपने काली करतूतों के बारे में थोड़ी ना वो लिखेंगे. नहीं, यूजुअली कंट्रीज करती हैं. जो जर्मनी में They हुआ should. उसके बाद जर्मनी मेड श्योर कि सच अ थिंग डज नॉट रिपीट. पर आई थिंक ब्रिटिश की थोड़ी प्रॉब्लम ही अलग है. बट दे वर ऑलवेज इन देयर ग्लोरी. उनको तो हमेशा यही चीज हाँ, चाहिए वो ना वो कि एक मैम फ्रेज we था are ना, the- द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर. राइट.
राइट, ये था राइट ना उसी राइट टाइम राइट, चलता था हाँ, ना ये। समथिंग लाइक हाँ दैट। ओके, यस यस यस। सो वही, हाँ, बैक टू या वर्ल्ड वॉर, इजराइल, वर्ल्ड वॉर। बैक टू द वर्ल्ड वॉर। सो फिर एक और चीज जो बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगी, ऑल्दो ये वॉर के बारे में नहीं पता है, बट जी बहुत सी ऐसी इंटर रिलेटेड चीजें हमने पढ़ी हैं, राइट, ओके वर्ल्ड ओके, हिस्ट्री अब के इससे अंदर। इससे ओके अब वर्ल्ड वॉर वन तो चलो, वर्ल्ड वॉर वन ऐसी चालू हुई थी क्योंकि ओके। बाल्कन रीजन पे सारी पावर्स ने अपना कब्जा करने की हाँ कोशिश करी थी। करेक्ट वर्ल्ड वॉर करेक्ट वन फिर करेक्ट। चालू हो जाता है। फिर वर्ल्ड वॉर वन के बाद में अगर जी हम इस एरिया पे आए जी तो जी जी, ऑटोमन एम्पायर का रूल यहाँ से भी खत्म हो जाता है, करेक्ट इसराइल से। करेक्ट। फिर वर्ल्ड वॉर टू चालू हुई थी। वर्ल्ड वॉर टू हुई थी 1939 1939, से हाँ 45 तक। जी जी जी। उस टाइम पर हमारा नाजी जो हम्म, पूरा केस, हाँ हॉलोकॉस्ट, हाँ वो हाँ सारी जो हाँ चीजें हैं वो उस टाइम पे हुई थी हाँ। अंडर द वर्ल्ड वॉर टू लाइट। हम्म, क्योंकि इतनी किलिंग्स हो रही थी, इतने लोग मर रहे थे, जी किसी की नजर ही नहीं जा रही थी कि वहां पर भी इंटरनली ज्यूइश हाँ, जो लोग थे इंटरनली पूरा उनको जो मारा जा मैसेकर हो रहा रहा था था, गैस चेम्बर्स में, राइट। वो सब हो रहा था। सो ऑब्वियसली देयर वर अ लॉट ऑफ ज्यूज जो कि वहां से भाग रहे थे, हु वर ट्राइंग टू एस्केप, हु वर ट्राइंग टू फाइंड अ प्लेस, एंड वो लोग ओके, फिर इजराइल तो वापस आ मतलब रहे थे। इतनी वॉर के बीच में से वो भाग के जा रहे थे उस साइड दे पे, हैड टू फ्ली, दे हैड राइट, टू गो पर समवेयर, जो कि वरना हमें मार देंगे। रिफ्यूजीज की तरह। हाँ, हाँ जा तो हाँ रहे हैं, हाँ, लेकिन उनको लग रहा था कि दिस इज आवर मतलब होमलैंड। मेरे को ये सरप्राइज हो रहा है कि इतनी बड़ी लड़ाई चल रही थी, इस वाज वन ऑफ टू डेट द बिगेस्ट वॉर इन ह्यूमन हिस्ट्री, राइट। राइट, तो उसके बावजूद भी वो हिम्मत करके इतने इतने डेंजरस डेंजर टेरेन के में। थ्रू अपने उसकी बट तरफ जा उनके लिए रहे तो थे। सर डेंजर ही था ना, दोनों, तो मतलब उनका एक तरफ तो कुआं उनका एक तरफ होमलैंड खाई। क्या था, उनका होमलैंड क्या था, मतलब वो कहाँ जाना चाह रहे थे? जेरूसलम, जेरूसलम, ओके ओके। दे वांटेड टू गो देयर। तो ये उनका मतलब ट्रेडिशनल होमलैंड रहा है। तो मतलब बिल्कुल खतरों के खिलाड़ी बन के वो लोग भाग रहे थे इधर से उधर ओके, और इधर आ रहे थे। बट इधर क्या था, इधर फिर वही अरब्स थे, राइट, हाँ वो तो जमीन लेने में लगे हुए थे वही। कि भाई हमें तो चाहिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वहां से फिर इनका जो टेरिटोरियल वॉर है कि राइट इंस्टेड दे वांट टू लिव देयर और द अरब्स वांट टू लिव देयर, राइट वो राइट वहां राइट से चालू हुआ राइट कहीं ना राइट, कहीं। ओके ओके ओके। तो मतलब भले ही वो होमलैंड जूइश है ओरिजिनली, ओरिजिनल, और अक्रॉस दी सेंचुरीज हम लोग ने एविडेंसेस देखे हैं कि उन्हीं का होमलैंड है। हाँ, पर मैंने ऐसा सुना है कि जब ये कहीं ना कहीं 1948 में इसराइल ने जब इंडिपेंडेंस ली अपनी ओके, ब्रिटिश से, अब ऑब्वियसली 1947 में हम लोग नहीं ली, 1948 में उन्होंने ली, और तब उनका एक वॉर हुआ था। उस वॉर के बाद कुछ एरियाज इनके पास हो गए, जॉर्डन के पास, कुछ एरियाज इजिप्ट के पास हो गए, ओके। जहाँ पे भी सुएज कैनाल है, राइट, तो ये इजिप्ट में एक ही है ना वो सेकंड, सुएज कैनाल। ये यूनाइटेड नेशंस ने वो करा था हाँ मैम, एरिया का हाँ मैम, डिवीजन। वही 1948 में वॉर हाँ, के बाद, ठीक है, कि मतलब जब एक तरीके से बांट पीस दिया। प्रोजेक्ट हुआ था, हाँ, तब उन्होंने फिर आई थिंक बांटा था। तो आपको उसका कुछ याद है? सर मुझे ये पता है कि जो लाइक देयर इज दिस गाजा स्ट्रिप, करेक्ट, इजराइल है और हाँ उसके साइड में वेस्ट बैंक जी 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 जी, है ना, जॉर्डन की साइड जी, और वेस्ट बैंक के अंदर मेरे को लगता है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जो अरब्स हैं उनको, जो पैलेस्टीनियंस हैं जी उनको दे रखे हैं, जी, और उसके आसपास बाकी जो इजराइल के लोग हैं उन्हीं का ही हाँ कब्जा है। हाँ लाइक हाँ दे हाँ आर द, हाँ कब्जा नहीं बोलूंगी मैं, मतलब थोड़ा निकल जाता ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन, हाँ, काइंड उनका ऑफ ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन है। है, हाँ, उन्होंने सो वो दे आर टेरिटरी ले लिविंग रखी देयर, है। मतलब वो पूरे एरिया के अंदर इट्स अ मिक्स्ड पॉपुलेशन। ओके, फिर तो लड़ाई। मैंने एक्चुअली सुना था कि जब यूएन ने अपना रेजोल्यूशन दे दिया था, तो जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी थे, ऑब्वियसली कोई भी वॉर होता है तो उसमें रेफ्यूजी फिर जनरेट हो ही जाते हैं, राइट, क्योंकि वो वॉर की एक चीज़ है कि वो होता ही है। होगा। तो पैलेस्टीनियन जो रेफ्यूजीज थे उनको इसराइलियों ने उस मेन इसराइल का जो लैंड था वहाँ नहीं रहने दिया। तब वहाँ से उन्होंने सेग्रीगेशन किया कि यू गो लिव इन वेस्ट बैंक, यू गो लिव इन गाजा स्ट्रिप। So this was basically for the refugees. रेफ्यूजीज के लिए था जो वॉर से, उस अच्छा, अरब वॉर इजरायली ठीक है, वॉर से ठीक है, बचे ठीक थे, है। जो अरब यूनाइटेड अरब हाँ। लीग आई थिंक थी वो, जिसने अटैक किया था 1948 में। हम्म, अब इसमें आई थिंक आप हिस्टोरिकली बता सकते हैं, क्योंकि नेशनलिज्म इंडिया में आई थिंक वो शायद कवर होगा। 1948 में जब ये लोग लड़ रहे थे, जो इसराइल, जो कि जिनको इंडिया सपोर्ट करता रहा है कहीं ना कहीं, हम लोग बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसा ब्रदर कंसिडर करते हैं इसराइल को। सेम हम लोग इंडिया भी 1948 में पाकिस्तान के साथ कश्मीर के ऊपर लड़ रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान ने कबायली फोर्सेस भेज दी थी। okay. तो कहीं ना कहीं हम लोग का, इंडिया का और इजराइल का कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, हमारे ऊपर इन्वेजन्स जो हुए हैं, उसमें एक पैरेलल वो रहा है, जैसे आपने वर्ल्ड वॉर का भी इवेंट बताया। तो हमेशा से जुड़े भी रहे हैं। जी जी, तो वर्ल्ड वॉर 2 से मतलब ये सिचुएशन कैसे हुई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मान लीजिए अरब उनसे लड़ भी रहे हैं, राइट, तो उस टाइम कुछ पीस की ट्रीटीज वगैरह की अटेम्प्ट नहीं हुई थी, या कॉन्फ्लिक्ट कांस्टेंट चल रही है उस टाइम से?
सो सर उस टाइम से ही हाँ जी मैम। कॉन्फ्लिक्ट्स जो है चलती जा रही हैं बट जी आप एक बात बताओ, मैं तब से सुन रही हूँ, लाइक जब से मैं कॉलेज में थी जी मुझे पता है कि मेरे साथ बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जो डिस्कस करते रहते थे इस इशू को, जी पैलेस्टीन और इजराइल वाले। जी बट अभी जो है एकदम से अभी हम देख रहे हैं इतने ज्यादा एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, इतने जी लोग मरे जा रहे हैं वहां जी पर डेली करेक्ट बेसिस पर। करेक्ट मीडिया में हम सभी देख रहे हैं ये जी चीज और जी काफी सिंपैथाइज भी कर रहे हैं विद ऑल द पीपल हु आर डाइंग देयर करेक्ट ऑन अ करेक्ट डेली बेसिस। कोई भी हो चाहे कोई किसी भी भी हो, साइड राइट राइट जान तो जाहिर हाँ ही है इंसान है किसी वो की सब भी, भी हाँ इंसान जी है, करेक्ट। राइट। सो बट अभी रिसेंटली क्यों इतना ज्यादा वो कॉन्फ्लिक्ट जो है एग्रेवेट हो गया, इतना ज्यादा बढ़ गया है? मैम एक्चुअली क्या हुआ ना कि जो आप कॉलेज टाइम का आपने बता रहे हाँ हैं तो जी। अक्रॉस दी डिकेड्स क्या होता रहा है कि उन लोगों ने कुछ किया हम्म। ये वाला पोर्शन थोड़ा पाकिस्तान टाइप का है कि अटैक किया टेररिस्ट ने, इन लोग ने कुछ एक आध बॉम्बिंग्स कर दी, फिर मामला शांत हो गया, दुनिया ने सीज फायर करवा दिया। अभी एक्चुअली क्या हुआ, आई थिंक 50th एनिवर्सरी थी योम किपुर वॉर की। योम किपुर ये इजरायली टर्म है जो ओके 6 डे वॉर हुआ था, ओके। जिसमें इनके खिलाफ 6 कंट्रीज लड़ी थी, इन्होंने 6 दिन में हरा दिया था। बहुत सारी आई थिंक 5 अरब कंट्रीज थी और 6 दिन में इसराइल ने उनको हरा दिया था डिस्पाइट बीइंग अलोन। और मिलिट्री पावर में, टोटल मिलिट्री स्ट्रेंथ में बहुत कहीं भी नहीं थी इसराइल उस टाइम। तो उसकी एनिवर्सरी थी 50th एनिवर्सरी। उसी दिन क्या हुआ, एक मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर हुआ जो मोसाद है उनका, इजराइल की जो इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी। सॉरी, इजराइल की। हाँ जी मैम, हाँ जी ठीक मैम, है वही ठीक है, वही वही वाली करेक्ट। वही वाली मोसाद। ओके। हाँ कोई ऑफ शूट्स हैं वो सब नकली हैं, लेकिन एक जो मोसाद इसराइल की है दैट इज़ द ओरिजिनल वन। तो उसके बाद क्या हुआ, उसी सेम दिन इनके 5,000 रॉकेट फायर हुए पैलेस्टीन की साइड से, जहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, उसने ये सब फायर किया। अब आयरन डोम सिस्टम है बहुत फेमस, आयरन डोम सिस्टम इसराइल का, वो इंटरसेप्टर मिसाइल्स फायर करता है। कोई भी मिसाइल अगर इसराइल की तरफ आती है तो दैट गेट्स इंटरसेप्टेड, उसको बड़ा क्लियर कर दिया जाता है स्काई में ही। अब क्या हुआ कि 5,000 मिसाइल एक साथ पैरेलल फायर करने में कोई सिस्टम भी ओवरवेलम हो जाएगा। एक साथ इतनी सारी इंटरसेप्टर मिसाइल यू कैन नॉट लॉन्च, इट इज़ नॉट पॉसिबल एज ऑफ विद करेंट टेक्नोलॉजी एटलीस्ट। वो ओवरवेलम हुए, कहीं ना कहीं उनकी बिल्डिंग्स पे गिरा, उनके घरों पे मिसाइलें गिरी, जितनी भी गिरी। द नंबर इज़ नॉट येट नोन, वो वॉर के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद पैराग्लाइडर जो होता है जिसको लोग एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते थे, उससे हमास के आतंकवादी उड़ते हुए दे केम इन टू इसराइल टेरिटरी, फेंसिंग तोड़ के घुस गए इन हंड्रेड्स, और वो लोगों के घर में घुस के बच्चों को, औरतों को, या तो दे किडनैप देम फॉर एज होस्टेजेस फर्दर लेवरेज के लिए, क्योंकि बहुत सारे हमास के टेररिस्ट इसराइल की प्रिजन में है, तो उनके लिए लेवरेज में जो नॉर्मल टेररिस्ट का वो होता है कि भाई एक प्रिजनर ले लो हाई वैल्यू वाले, या बच्चों को, So, औरतों यहाँ के को लोगों को हॉस्टेज बना के हॉस्टेज ले बना गए। के ले गए, स्पेशली फीमेल्स को टारगेट करते हुए, जो कि इनका पास्ट रहा है कि ये लोग फीमेल्स को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, ये लोग यूजुअली क्या करते थे, इनकी जो मीडिया है अल जजीरा वगैरह और ये दुनिया भर की जो इनकी अरब मीडिया है, उनको कवर फायर देता था और ये बच के ले जाता है कि भाई हमें तो इसराइल ने मारा। अब क्या हुआ, सारे वीडियो सामने आ गए लोगों की डेड बॉडीज़ के, इन लोग की लड़कियों को किडनैप करते हुए, बच्चों को मारते हुए, सब वीडियो सामने आ गए। तो पूरा प्रोपोगेंडा इनके ऊपर ही पलट गया। तो इस बार इसलिए आप सोचो इतना ज़्यादा ये चीज़ हो गई है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इसराइल के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, कोई भी वॉर होती है तो वी फॉलो द जेनेवा कन्वेंशन की एक सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड हम कुछ चीज़ें नहीं करेंगे, कुछ रेड लाइन हम इस्टेब्लिश करेंगे। तो उसके लिए मिलिट्री कोड्स होती है हर आर्मी की, खुद की इंटरनल मिलिट्री कोड की। किसी ने वॉर क्राइम किया हो तो हम उसको प्रोसिक्यूट करेंगे कि भाई तुमने गलत किया है, यू विल बी पनिश फॉर दैट, भले ही वो एनिमी कॉम्बैटेंट था। तो अब इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि हमने कोर्ट ही हटा दिया, आपको जो करना है करो। तो अब लोग सोच सकते हैं कि इतना वॉलेंटली रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। तो जो विजुअल्स आए हैं, देखिए आप, इजराइल हमारे जैसा नहीं है, हम लोग इतने सारे हैं, कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। वो बेचारे इतने कम हैं कि दे हैव ए क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं थोड़े इस टाइप के बन गए हैं कि इस टाइप की कोई भी अगर उनके ऊपर अटैक्स होते हैं तो बहुत ही रेडिकल किस्म का रिस्पॉन्स देते हैं। तो इसका अभी जो प्रॉब्लम यही है कि पूरा अटैक ही इजराइल की तरफ से इतना ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि इतनी वीडियोज जो स्प्रेड हो गई हैं सोशल मीडिया की वजह से। तो एज अ नेशन इजराइल के जो मेंटल वो है, एक मेंटल देश का एक मोराल होता है, उस पर असर पड़ा है। तो एज अ कंट्री दे आर रिस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स इट, और सब यूनिफाइड है वहाँ पे।
तो इसलिए वो इतना ज़्यादा वो हो रहा है। नहीं सर, मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, मतलब आप कह रहे हो कि क्योंकि इजराइल के लोग बहुत कम है, जी पॉपुलेशन जी जी बहुत जी कम है, जी दैट इज जी व्हाई दे आर रिएक्टिंग मोर। जी बट आई थिंक अगर इस जगह इंडिया भी होता, जी अगर हमारे भी कोई लोग ऐसे एक तरीके से कोई लेके चला जाता औरतों को या बच्चों को, आई थिंक इफ वी वर ऑल्सो इन दैट प्लेस, इवन दो वी हैव लाइक लॉट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, स्टिल आई थिंक वी वुड हैव मैम। रिएक्टेड इन प्रोबेबली इन सच अ वे, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि जान तो सबकी हाँ इम्पोर्टेंट है, करेक्ट कोई भी मैम। आपका देशवासी हो उसके। हाँ, डिफरेंस इधर ये है हाँ कि हमास क्या करता है, वो स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में अपने बेसिस बनाता है, एम्यूनेशन डंप्स बनाता है। अगर वो एम्यूनेशन डंप उड़ाने गए तो साथ में बच्चे भी उड़ गए, और फिर ये जाके हमास वाले मीडिया में बोल देते कि देखो इन्होंने बच्चों को मार दिया। पर ये बहुत गलत है, मतलब मैम लड़ाई वो आप तो लड़ टेररिस्ट रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वही दे ऑब्वियसली वोंट फाइट फेयर। पर ये एक रियलिटी है जिसको अभी तक लोग इग्नोर करते हुए रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली बहुत ही, आई वुडंट से स्पेक्टाकुलर, क्योंकि कोई भी डिस्ट्रक्शन तो अच्छा नहीं होता, कुछ भी नहीं लेकिन अच्छा। इजरायली एयरफोर्स ने जो अल जजीरा और इनकी मीडिया हाउसेज जो हमास को सपोर्ट कर रहे थे, आई वुड अगेन से हमास को सपोर्ट कर रहे थे, नॉट पैलेस्टीन, हाँ तो हमास को, हमास को जो सपोर्ट कर रहे थे वो बिल्डिंग ही उड़ा दी जहाँ से पूरा प्रोपोगंडा आ रहा था। राइट। तो इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हुई हैं, देखिए यूक्रेन में वॉर चल रही है पैरेलल में, अब यूएस का अगेन रोल आता है, यूएस ने यहाँ पे स्ट्राइक ग्रुप अपना तैनात कर दिया है, ईरान ऑब्वियसली सपोर्ट करता रहा है हमास को, उन्होंने उनको वार्निंग दी। अब हुआ ये कि बहुत सारे इजरायली जो सिटीजन्स हैं उन्होंने रिपोर्ट ये किया है कि हमास जो मिसाइल्स फायर कर रहा है, दे आर द सेम मिसाइल्स जो कि यूएस ने यूक्रेन को वॉर में दिए थे। तो आप देखिए काफी। इधर एक कंट्री है जो कि कहीं ना कहीं वॉर प्रॉफिटेरिंग कर रही है, जो कि है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द यूएसए। यूएस का एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इसका बहुत बड़ा रोल है इस टाइप की वॉर्स में। ओके। तो ये एक पोर्शन मैम मेरे ख्याल से इंडिया का, लेकिन क्या स्टैंड है मैम, आपको कुछ उस पर ऑफिशियल पता है? सर मैं मतलब मेरे को लगता है कि मेरे साथ साथ और भी जितने लोग हैं वो पढ़ रहे होंगे कि हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आया था, ही वाज लाइक कंडेमिंग ऑल द टेररिस्ट एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग। राइट ऑब्वियसली राइट राइट वो राइट। तो हम कंडेम करेंगे, हाँ जी कोई भी जी उसको जी। टेररिस्ट हाँ, तो एक्टिविटीज को उसमें तो तो कोई भी कोई सपोर्ट कोई नहीं भी हो, करेगा, हाँ करेक्ट। तो वो तो हम कंडेम कर ही रहे हैं। बट उसी के साथ साथ जो पैलेस्टीन लोग हैं जिनकी जानें जा रही हैं, हम मतलब उसको भी वी आर नॉट सपोर्टिंग, वी आर सेइंग कि Correct. दे आल्सो नीड अ सेफ स्पेस, उनको भी एक जगह अलॉट हो जानी चाहिए, बॉर्डर्स जो हैं पूरे क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए ताकि ओके वो ओके मतलब वहां पर रह सके। ओके। तो मतलब हम लोग वो सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं ओके ओके कि ओके। उनको भी एक जगह मिले तो जहां मतलब पर हम वो लोग रह सके एटलीस्ट, शांति हम से। लोग फिलिस्तीन के अगेंस्ट नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है कि किसी के क्योंकि अगेंस्ट है। बहुत लोग के दिमाग में सबको लग रहा परसेप्शन है है कि कि हम हैं। पैलेस्टीन और हमास मतलब दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ओके ओके। वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जी है जी ना। जी हाँ जी, तो आप वहाँ बहुत, के हाँ लोगों हाँ में ये तो है, जुड़िए। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट तो किया हुआ है। राइट राइट राइट, तो सबने ही करा है, मैक्सिमम कंट्रीज ने यही बोला है कि दे आर अ टेररिस्ट ग्रुप, एंड दैट इज ओके द रीजन आई थिंक कि कोई भी नो वन इज सपोर्टिंग दैट। ओके ओके एंड ओके। बट स्टिल बहुत सारे ऐसे पर हम लोग का पैलेस्टीन ये लोग रेस्टोरेंट वाला ही है कि दोनों पक्ष आपस में बात करें ऑब्वियसली और नेगोशिएट। नेगोशिएट करके टेबल पे आएं और ये वॉयलेंस बंद करें। राइट। राइट, हमारी तो कंट्री की शुरू से ही ये हाँ पॉलिसी खैर ये रही तो है। हज़ारों साल से है, राइट हम लोग हर राइट। जगह बोलते हैं ये चीज़ कि ये हमारी पॉलिसी रही है। ओके ओके। तो अब हम लोग फाइनली बात करते हैं कि भाई ये हमने एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझा मैम से, और क्या एक्चुअल स्टोरी है ये हमने समझा। अब लेकिन बात ये है कि हमारे कंट्री पे क्या असर होगा, इजराइल तो हज़ारों किलोमीटर दूर है, हम पे कुछ असर होगा? तो मैम कुछ असर होगा क्या, या हम लोग बस न्यूज़ में देख रहे हैं बस भाई भी तो बहुत दूर है, कुछ नहीं होना? सर आपको पता है ना कि आजकल जो वर्ल्ड है इट्स अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। हाँ हमारे इकोनॉमिक टाइज, हाँ हाँ ट्रेड, मैम हाँ रिलेशंस हाँ पूरे करेक्ट वर्ल्ड में करेक्ट फैले हुए करेक्ट हैं, करेक्ट। सदियों से चलते आ रहे सिल्क रूट वगैरह। तो जी जी आजकल जी। के टाइम में तो वर्ल्ड जो है इतना नजदीक हो पर गया है, पर ये कहीं एक्चुअल पे कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत दूर है ना हमसे। कॉन्फ्लिक्ट दूर है बट कॉन्फ्लिक्ट पास भी आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके आ ओके। सकती है। कैसे? जैसे यूक्रेन वॉर के टाइम पे क्या हुआ था कि वहां से वो जो जितने भी हम बोल सकते हैं मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते थे लाइक सनफ्लावर ऑयल एंड वीट, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो काफी महंगी एक्सपोर्ट करने लगे, ओके। जिसकी वजह से मार्केट जो थी इकोनॉमिकली वर्ल्ड में वहां पर हाँ ये चीजें बहुत महंगी हो गई, हाँ, इन्फ्लेशन हो इन्फ्लेशन गई, तो बहुत हर जगह इन्फ्लेशन हो प्रॉब्लम है। गई। राइट, तो अच्छा अब वो उसी एक यूक्रेन वॉर का एक रिजल्ट था। राइट, ओके तो ओके। उसी सेम तरीके से अभी अगर यहाँ पर वॉर हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, जी हमारे भी इकोनॉमिक टाइज इसराइल के साथ है, हाँ तो हो सकता है कि कल को
बहुत से इकोनॉमिक फ्रंट्स पे हमारे को भी वो असर देखने को मिले, बहुत सारी चीजें जो हैं वहां पर इन्फ्लेशन देखने को मिले या महंगाई देखने को मिले। ओके ऐसा हो ओके सकता है। तो इधर एक ऑडियंस के लिए क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि मैम ने बोला कि हमारे इजराइल से बहुत अच्छे बिजनेस का रिश्ते भी हैं, तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी है जो इजराइल हमें बहुत ज़्यादा देता है, तो मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। तो मैम एक चीज़ आई थिंक और इसके अलावा असर पड़ेगा, अभी रिसेंटली G20 मीटिंग कंक्लूड हुई है, बहुत ही सक्सेसफुली हुई है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए और कहीं ना कहीं हमने एक वर्ल्ड पीस का मैसेज दिया, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था गिवन कि रशिया खुद वहाँ था। उसके बावजूद मतलब रशिया का ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन वाले मैटर पे यूरोप से तो एग्री करेगा नहीं, तो उसके बावजूद वहाँ पे एक बड़ी चीज़ इंडिया के लिए निकली, जो मिडल ईस्ट वाला कॉरिडोर निकला, एक ट्रेड वाला कॉरिडोर जो इसराइल के थ्रू जाता था। तो इसमें मुझे ये फील होता है कि अब ईरान हमारा दोस्त है, राइट, वहाँ चाबार पोर्ट बना रहे हैं हम लोग, जो कि पाकिस्तान को बाईपास करके हमारा यूरोप से ट्रेड रूट खोल देता है, और इसराइल भी हमारा दोस्त है। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है हमारे सारे दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि यूएस भी हमारा दोस्त है। यूएस एज सच, अब वो कितना रिलायबल है दैट इज़ अनदर क्वेश्चन, पर वो ये सारे कहीं ना कहीं हमारे दोस्त हैं। जॉर्डन हमारा दोस्त है, और इजिप्ट तो हमारा, अभी इजिप्ट के प्रेसिडेंट आई थिंक रिपब्लिक डे पे भी आए थे, राइट, हम लोग के। तो ये बड़ा ही मुझे वियर्ड लगता है कि हमारे सारे दोस्त आपस में लड़ रहे हैं और हम लोग कुछ नया बनवा के लाए, सब लोग को अग्री करवा के लाए। अभी तुम मीटिंग से गए हो, हमारा कॉरिडोर बनना था, इजराइल वॉज द गेटवे ऑफ दैट कॉरिडोर, जो कि मिडल ईस्ट को, एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता। और यूक्रेन वॉर के कारण जो आप इन्फ्लेशन बोले, वो ऑब्वियसली आई थिंक पूरे वर्ल्ड ने फील किया, इंडिया में भी हमारे को पेट्रोल प्राइसेस और ग्रेन प्राइसेस में फील हुआ है, और ऑब्वियसली ऑयल्स में फील हुआ, अचानक से ऑयल महंगे हो गए। तो बहुत लोग, मुझे आज पता चल रहा है कि ये सनफ्लावर ऑयल वाला केस भी था। ओके, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसा, या तो यूएन इन्वॉल्व हो इसमें, तो मैम क्या यूएन का क्या उसमें, यूएन कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा? सर यूएन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है डेफिनेटली, लाइक पहले भी हमने देखा था कि यूएन ने ही टेरिटरीज इनको असाइन करी थी, तो उन्हीं का फिर से रोल बनता है कि दे शुड इंटरवीन इफ समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, ओके, एंड उनको कुछ ना कुछ अपना स्टैंड देना चाहिए, एंड दे शुड स्टॉप ऑल दिस, बिकॉज कब तक लड़ाई चालू रहेगी, कब तक लेके जाएंगे। राइट, हमारे कंट्री में भी बहुत लोग थोड़ा डिवाइड हो गए हैं उस चीज़ों पे, कि हम इजराइल को करते हैं और करते हैं। लेकिन ऐसी बात है कि आई थिंक मैं ऑडियंस से भी ये बात बोलना चाहूँगा कि हम लोग सपोर्ट, हम ऐसा किसी को नहीं करते। देखिए, पैलेस्टीन ने जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनको अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, तो हम लोग पैलेस्टीन के साथ हैं पूरी तरह कहीं ना कहीं, और हम लोग इजराइल के साइड भी हैं। वी शुड बी विद ह्यूमैनिटी, राइट, हम लोग ने हमेशा ही नॉन वायलेंस को प्रीच किया है कि आप लोग आपस में लड़ाई बंद करें। तो मुझे ऐसा फील होता है कि जो यूएन है, अगर वो एक्शन लेता, तो क्या हम लोग इंडिया, क्योंकि बीच में जब हम लोग आई थिंक एक ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन अजय है नाम उस ऑपरेशन का, हम लोग रेस्क्यू करके, हाँ जी मैम, आई थिंक यही नाम है ना, कि एम आई रॉन्ग विद दैट, तो वो हम लोग निकाल रहे हैं। तो रशिया और यूक्रेन वॉर में भी हमने कहीं ना कहीं पीएम के इन्फ्लुएंस को यूज़ करके, इंडिया के इन्फ्लुएंस को यूज़ करके कुछ टाइम के लिए हमने वॉर रुकवा दिया था, कि हमारे लोग एक कॉरिडोर से, ह्यूमन कॉरिडोर से निकल सकें। तो क्या हम, क्योंकि हमारे दोनों देशों से रिश्ते हैं, पैलेस्टीन से भी इक्वली रिश्ता है, इजराइल से भी है ऑब्वियसली, तो क्या हम उसमें एक मीडिएटर का रोल नहीं प्ले कर सकते, या अभी मामला बहुत ज़्यादा हॉट है कि हम कुछ करें? अभी तो आई डोंट थिंक कि वहाँ पर एकदम से टू जंप लाइक फॉर एनीवन वो कोई वो चीज़ है। यूएन फिर भी एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो कुछ कर सकती है, ओके, बट इंडिया भी एक मेजर रोल प्ले कर सकती है अगर थोड़ा सा मामला ठंडा होता है। पर इधर अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि मैंने तो ये सुना कि यूएन ऑब्जर्वर्स भी शायद उधर से हटा रहे हैं, तो क्योंकि कुछ यूएन और रेड क्रॉस के वो थे, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के जो रहते हैं, रेड क्रॉस उनसे एफिलिएटेड ही है, और उनके लोग इजराइल की बॉम्बिंग्स में मर गए। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि यूएन कुछ नहीं कर रहा, और मेरे ख्याल से सब डर रहे हैं सर। हाँ मामला गर्म है अभी। हाँ, मेरे ख्याल से हम लोग रैप अप करते हुए अब कि एज अ कंट्री और एज ह्यूमंस, आप भले पर्सनली आप लोग किसी को भी सपोर्ट करें, या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी हो किसी को भी सपोर्ट करें, लेकिन मेरे ख्याल से और मैं चाहूँगा सब लोग ये कमेंट्स में भी लिखें #peace, ये मेरे ख्याल से सबको लिखना चाहिए, क्योंकि हम लोग ही उस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर है, कोई और नहीं है। हमने कभी किसी को अटैक नहीं किया,
राइट मैम? क्योंकि सर एट द एंड वॉर आपको लगता है कि आप जीतने के लिए कर रहे हो, बट अल्टीमेटली सब हार ही रहे हैं कुछ ना उसमें। कुछ आप हारोगे, आप हार ही यू रहे विल हो। लूज एवरीथिंग। तो मेरे ख्याल से हमारा एज अ कंट्री यही मैसेज होना चाहिए आपस एक दूसरे के लिए कि या हम कभी उनके किसी कंट्री के पर्सन से मिले तो हमें उनको यही बोलना चाहिए कि भाई आप आपस में बैठ के बात करिए, क्योंकि ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी। आपकी जंग तो इतने सैकड़ों सालों से चल रही है, जैसे कि मैम ने हमें एक्सप्लेन किया। ये कॉन्फ्लिक्ट तो नेवर एंडिंग है, नेवर कोई एंडिंग। कोई 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 लोग अपना पक्ष नहीं मानते। तो आई थिंक दे शुड सिट ऑन अ टेबल विथ UN का एक रोल हो। तो इसके साथ ही हम लोग को ये सपोर्ट करना चाहिए कि कोई भी बच्चों को टारगेटिंग नहीं की जाए, चाहे वो किसी की साइड से भी हो, क्योंकि बच्चे ही ह्यूमैनिटी का फ्यूचर है। अगर बच्चे नहीं बचेंगे तो व्हाट विल बी लेफ्ट फॉर एवरीवन। तो मैम थैंक यू हमारे शो पे आने के लिए, एंड वी लव्ड हैविंग यू, एंड इतनी सारी चीज़ें आपने बताई हम लोग को, हाँ तो जी। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।